गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। हाँ जी, तो अब चलते हैं आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसमें मैंने अभी बताया कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ यूज हुआ है, उन सब केसों का नाम, उन केसों में बाकी कुछ कुछ का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं क्या है। आ, ये बैंक नेशनलाइजेशन का केस है। बैंक नेशनलाइजेशन का मतलब उसका राष्ट्रीयकरण करना, मतलब उसको क्या किया गया, जैसे अभी क्या चलता है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण कहा जा रहा है उसको, और उसके अपोजिट होता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब, कहने का मतलब होता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बोलो या फैक्ट्री बोलो, तो जिस पर प्राइवेट इंडिविजुअल का कंट्रोल है, तो बाद में गवर्नमेंट कोई एक्ट लाकर या जो भी जैसे भी हो, उसके बाद गवर्नमेंट उसको अपने अंडर कर लेती है, उस पर अपना कंट्रोल कर लेती है।
तो वो कहलाता है नेशनलाइजेशन। तो जैसे जनरली इन जनरल आप जानते हो कि किसी कंपनी में अगर किसी का शेयर मोर देन 50% हो, किसी एक पर्सन का शेयर, तो वो उसका ऑनर होता है। तो होता है ऑनर, तो जिसका भी हो। जैसे अभी बहुत सारे देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो कहीं प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट अपना जो 50% से मोर देन यानी 51% वाली जो शेयर होल्डिंग है उसको लूज भी कर रही है, कहीं कहीं उसको रख भी रही है। जैसे जहाँ 100% गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग था, वहाँ 100 न रख के 51 अपने पास, बाकी 49 प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट पर्सन को, इंडिविजुअल को दे रही है। तो यहाँ किया जा रहा था कि कंप्लीट नेशनलाइजेशन की बात हो रही थी कि जिस पर प्राइवेट, यहाँ बैंक पर जो प्राइवेट बैंक थे जिस पर इंडिविजुअल का कंट्रोल था, इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कई मल्टीपल शेयर होल्डर होंगे, ऐसे जो भी हो सकते हैं। कहने का मतलब प्राइवेट पर्सन का, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं। तो गवर्नमेंट ने उसको यहाँ देखेंगे कि ऑर्डिनेंस लाकर उसको नेशनलाइज करने की कोशिश की। नेशनलाइज मतलब कंप्लीट गवर्नमेंट का कंट्रोल में होगी, उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा गवर्नमेंट का अपने हिसाब से होगा, और प्राइवेट पर्सन का कोई कंट्रोल अब नहीं रह जाएगा। तो वो है ये केस। देखें, थोड़ा रफली बता दूं इसमें कि ये जो पर्पस था इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम में किया गया था। मतलब उस समय देखें पीरियड कब है, 1970। तो आपको मैंने बताया था इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर मैंने बताया था कब, लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद, उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही। तो ये पीरियड में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही। फिर जनरल इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी इंदिरा गांधी 1971 के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आई। तो देखें क्या होता है कि इसमें ऐसा इसमें ऑर्डिनेंस लाकर 14 बड़े बड़े उस समय के जो प्राइवेट बैंक थे, 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया, यानी गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल उस पर कर दिया गया। तो जब ऑर्डिनेंस लाकर किया गया तो उसका पर्पस क्या बताया गया, पर्पस क्या है इसमें मेंशन मैं करूंगा। अल्टीमेटली क्या पर्पस रहेगा कि गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज करेगी तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, गांव गांव तक हम इसको पहुंचा सकेंगे, मार्जिनलाइज सेक्शन होंगे उसको भी बेनिफिट होगा, वो भी अकाउंट खोल सकेंगे। मतलब प्राइवेट कंपनी में उस समय जैसे प्राइवेट बैंक थे, अकाउंट खोलने के लिए चाहिए कि भाई इतना मिनिमम बैलेंस रखना है, गवर्नमेंट रखे या तो कोई भी मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है, या मिनिमम से मिनिमम कुछ रखे। लेकिन प्राइवेट है तो कुछ अमाउंट ज़्यादा रहती है। अभी भी देखोगे कि गवर्नमेंट बैंक में है कि मिनिमम 5,000 बैलेंस रहना चाहिए मिनिमम, प्राइवेट में मिनिमम 20,000 रहना चाहिए, मिनिमम 30,000 रहना चाहिए, ऐसे ऐसे है। तो उस समय के पीरियड के हिसाब से जो भी अमाउंट हो, लेकिन गवर्नमेंट बैंक के कंपेयर में प्राइवेट बैंक में क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। और वो अकाउंट भी ऐसे बैंक ऐसे जगह खोलेंगे जहां नंबर ऑफ कस्टमर उनको ज़्यादा मिले, प्रॉफिट ओरिएंटेड। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर सोचेगी कि बैंक बैंक पहुंचे। मतलब कहने का मतलब उसको बोलते हैं क्या बोला जाता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं बोला जाता है उसको, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। मतलब ये बैंकिंग की जो सुविधा है एकदम सबसे बेसिक, सारे लोगों के पास, मतलब ईच हाउस होल्ड के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हो। मार्जिनलाइज सेक्शन, फार्मर, बैकवर्ड क्लासेस, वो सब जो इस बैंकिंग की फैसिलिटी से अवे हैं उनके पास पहुंचे। और सबका क्या होगा, अल्टीमेट पर्पस होगा कि सबका साथ, सबका विकास, यू कैन से दैट वन। वो पर्पस रहा। तो इस पर्पस से अब इसको चैलेंज किया गया, इसको ही देखेंगे। कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि ऑर्डिनेंस ला कर किया जा रहा है। ग्राउंड क्या क्या थी चैलेंज करने की वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, यहाँ तक ये बैकग्राउंड क्लियर हुआ। और 14 बैंक को जिसको जिसको नेशनलाइज किया गया था उसमें से मैं कुछ का नाम ऐसे रफली मैं बता देता हूँ। अभी के दौर में जो मेजर बैंक जैसे सुन रहे हो वो, जैसे कि कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब पीएनबी पंजाब एंड नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपका हो गया देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ऐसे लगभग 14 नाम थे। तो इसमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आता है, ऐसे बैंक ऑफ इंडिया ऐसे नाम आता है। और तो एक बार एक नज़र जो लगभग इतना बैंक के नाम बताया,
तो ये सब एक बार बैंक का नाम आप जाकर देख लोगे। यहाँ मैंने इतना रफली मैंने बता दिया इतना नाम। 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। इसमें से सब देखो, अभी बहुत सारे बैंक अभी तो चल ही रहे हैं, अभी मेजर मेजर बैंक के तौर पर हैं, तो गवर्नमेंट बैंक है। तो ये रहा आपका नेशनलाइजेशन के बारे में। अब चलते हैं एक एक कर जजमेंट के बारे में, क्या है, कौन दिया था जजमेंट, कब। देखिए डेट ऑफ जजमेंट ईयर से मतलब है आपको एग्जैक्ट फेब 1970 डजंट मैटर। इसमें जो चीफ जस्टिस थे वे थे जयंती लाल छोटालाल शाह। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब जब कोई मेजर कोर्ट के पास मेजर केस जाती है जो लार्ज सेक्शन को अफेक्ट करने वाली होती है, तो ज़्यादातर चीफ जस्टिस के बेंच में, क्योंकि चीफ जस्टिस का काम होता है कि केस को एलोकेट करना, किस बेंच पे जाना है, मतलब किसके पास कौन से केस को भेजवाना है या भेजना है। तो इंपॉर्टेंट केस होते हैं जो वो अपने पास ही रखते हैं, और एज सीनियर होते हैं तो और लोगों के भी चाहत होती है कि यार सीनियर हैं वो, चीफ CJI है, तो ज़्यादातर लोगों का ये मन में भी रहता है कि जो चीफ जस्टिस का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग होती है, तो CJI इस मैटर को सुने। और बड़ी जब भी कोई बेंच बैठेगी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो उसको लीड सीनियर मोस्ट पर्सन और वहाँ का कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट CJI होंगे। तो CJI इस मैटर को जो थे जयंती लाल छोटालाल शाह। तो इस केस को, कूपर केस को कहा जाता है बैंक नेशनलाइजेशन केस। देखिए ये RC कूपर में बता दूं, ये वन ऑफ द शेयर होल्डर थे, जैसे जो बैंक को नेशनलाइज किया गया, तो उनमें से कोई एक ऐसा बैंक है जिसके वो शेयर होल्डर थे। RC कूपर पर्सन का नाम है, हो सकता है बहुत रेयर नाम सुना होगा। आई थिंक ये जो सिंधी या पर्सियन ऐसा कुछ से बिलोंग करते हैं, नाम से नहीं लगता RC कूपर। फुल नाम भी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, पर ये है, जहाँ फुल नाम से मतलब भी नहीं है आपको। तो RC कूपर और सेंट्रल के खिलाफ क्या करेंगे, केस लगाएंगे, जो सेंट्रल नेशनलाइजेशन किया है। यूनियन के खिलाफ मतलब सेंट्रल मतलब यूनियन गवर्नमेंट, तो RC कूपर यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए जो मैंने बोला वो बैकग्राउंड है। नेशनलाइजेशन में बैंक किया गया तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा, और इंदिरा गांधी का जो एजेंडा, जो सोशलिस्ट एजेंडा, जो मैंने बताया कि लोगों का, सबका वेलफेयर के लिए, सबका भलाई के लिए, सबके पास बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचे, मार्जिनलाइज सेक्शन, फार्मर etc, तो ये सोशलिस्ट एजेंडा कहा गया है, मतलब समाज कल्याण के लिए जो किया गया एजेंडा था, पर्पस था। तो क्या एम था कि लार्ज जो प्राइवेट बैंक थे, जो है जो लिखा हुआ देख लो आप, अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल करना, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, विद नेशनल ऑब्जेक्टिव रहा है वेलफेयर प्रोग्राम, वेलफेयर के लिए। तो इसका नेशनलाइजेशन वाज इंटेंडेड टू इंश्योर बैंकिंग रिसोर्सेज जो है कुड बी बेटर, बैंकिंग रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, एंड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी, क्योंकि इससे गवर्नमेंट जो भी स्कीम बनाती है, जो पॉलिसी बनाती है, उसको सपोर्ट मिलेगा। अभी देखो बहुत सारे स्कीम जो इम्प्लीमेंट होते हैं बैंक के थ्रू होते हैं, तो बैंक में जाकर अप्लाई करना होता है, बैंक में अकाउंट खोलवाओगे, उसके बाद जो जैसे कि आप कई स्कीम में देखोगे कि बैंक में आप जो पर्सन हैं उनको बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा, अपना नाम देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, जो बेनिफिट आपको अगर पैसे आएंगे तो आपको बैंक के अकाउंट में आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उससे स्कीम रहे हैं। तो सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी पार्टिकुलरली क्या है, रूरल जो गांव के लोग हैं जो पीछे हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए, किसान के लिए, एंड गरीबी को हटाने के लिए। तो ये उस समय जब नेशनलाइज किया गया तो ये न्यूज में जो है देखते हैं 14 वन कटा हुआ है, 14 टॉप बैंक और नेशनलाइज। तो ऑर्डिनेंस लाया गया, ये ऑर्डिनेंस के जो ऑर्डर किया गया था, कोई एक्ट लाकर नहीं किया गया था। ऑर्डिनेंस एक्ट समझते हो ना, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं, किसके डायरेक्शन पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अल्टीमेटली क्या कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव। अब पार्लियामेंट की तरफ से बिल आता तो वो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कहलाते हैं। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है कि आप है जो ये इसके रिगार्डिंग आप ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम करें, ऑर्डिनेंस इशू करें, या वर्डिंग इस्तेमाल होता है ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम करें। तो इंदिरा गांधी का फोटो ये है पेपर का, एंड सिंडिकेट बैंक भी एक नाम में आया। तो देखें ये है हमारे जयंती लाल शाह, तो CJI थे चीफ जस्टिस जयंती लाल शाह। देखिए इसमें क्या आगे होता है जो बताया लगभग।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इनैक्टेड क्या ए बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग और ऑर्डिनेंस किसको कब डेट को जुलाई 19 जुलाई 1969 को 1969 जुलाई का पीरियड था एंड 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। तो उस समय के ये बड़े प्राइवेट बैंक थे। अब देखो अब इशू क्या इन्वॉल्व होगा खुद सोचो। ये बैंक को नेशनलाइज कर दिया तो बैंक तो किसी की प्रॉपर्टी है, ठीक, आपने उससे थोड़ी पूछ कर राय मशवरा करके, और किसी से पूछ के भी किया जाएगा तो कोई अपना प्रॉपर्टी देना चाहेगा, अपना सोर्स ऑफ इनकम जो उसका है, जिससे उसकी आइडेंटिटी है, अपना बिजनेस चल रहा है, घर चल रहा है, जिसका कौन देना चाहेगा? नॉर्मल वे में कोई भी नहीं देना चाहेगा। देना तभी चाहेगा ना जब किसी को लॉस पड़ा तभी कोई बेचता है, प्रॉफिट में वो सब सही है तो क्यों देना चाहेगा? तो एक तो ये, फिर बैंक तो और भी थे, और भी प्राइवेट बैंक थे, तो इसी में मेजर कोई किया गया तो ये लोग ये बोलेंगे ना कि उनके लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, यानी हम बड़े बैंक है अच्छा कर रहे हैं, हम तो अपने मेहनत से अच्छा कर रहे हैं, अपने काबिलियत से अच्छा कर रहे हैं, यानी हमें आपका पूरा आप अपने कब्जे में कर लो। और तो कब्जे में करना है तो सारे प्राइवेट बैंकों को, कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं होगा। ऐसे कि जहाँ जो फुल्ली कम्युनिस्ट कंट्री हैं जैसे चाइना, समहाउ आप कह सकते हो रसिया, तो वो लोग मैक्सिमम क्या है कि वहाँ उस समय का, अब तो काफ़ी हद तक वहाँ मिक्स है, लेकिन पहले क्या होता था फुल्ली गवर्नमेंट बैंक है, तो करना है तो सबको गवर्नमेंट करो। एक तो ये, फिर प्रॉपर्टी वाली राइट हो गया आर्टिकल 31 वाली, उसका इंफ्रिजमेंट। फिर आर्टिकल 19F तो उस समय था ही, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को कब फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया, ये मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने किया 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F उसमें था ही, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी। एंड 31 क्या कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी की आपका कोई एक्वायर करती है गवर्नमेंट तो प्रॉपर लॉ के अनुसार ही करेगी और कंपनसेशन देने की बात। तो ये सब ग्राउंड देकर बैंक अपना पिटीशन ले जाएगी, कोर्ट में अप्रोच होगा। अब देखें इसमें क्या है, और ऊपर से ये जो बड़ा डिसीजन लिया गया वो ये किया गया, कोई बिल कोई एक्ट ला के नहीं किया गया, ऑर्डिनेंस लाकर। अब देखें ऑर्डिनेंस तो एक टेम्पोररी लॉ होता है, कोई पर्पस उसका क्या होता है कि जब सेशन में पार्लियामेंट या असेंबली सेशन में ना हो तो उस समय ऑर्डिनेंस अर्जेंसी के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है। समझ गए ना, जानते हो, पता है ऑर्डिनेंस के बारे में मैंने बताया था किसमें, ऑर्डिनेंस के बारे में मैंने एक तो प्रेसिडेंट रूल बताया था, ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग शायद मैंने वर्बली पूरा बताया था ऑर्डिनेंस के लिए पूरा प्रोसीजर, कुछ कुछ जहाँ जहाँ बीच बीच में आया है, वैलिडिटी कब होती है, और अगर फिर से रफली बता दूँ, ऑर्डिनेंस इन जनरल जब लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं हो तो लाया जाता है, क्योंकि बिल पास करने के लिए दोनों के, यहाँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न में, यूनियन के कंसर्न में बता रहा, कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। तो बिल पास होने के लिए दोनों से पास होया जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं तो एक्ट बनता है। राज्यसभा इन जनरल सेशन में है, लोकसभा नहीं है, ठीक है, तो या दोनों में से कोई सेशन में नहीं है, और कोई सरकार को तुरंत कोई कानून बनाने की जरूरत है तो क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और ये ऑर्डिनेंस प्रोपलगेट करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, आप कह सकते हो। अभी ऑर्डिनेंस टेम्पोररी लॉ हुआ, इसकी वैलिडिटी कितना है, इसकी वैलिडिटी है कब, 6 मंथ एंड 6 वीक। देखें कहा गया है कि एक ऑर्डिनेंस का जनरली 6 महीने का वैलिडिटी होता है, लेकिन जैसे कि आज ऑर्डिनेंस लाया गया तो ये माना जाता है क्या कि अगर ऑर्डिनेंस के बाद जब भी, जैसे कि राज्यसभा बीच में सेशन चला तो राज्यसभा ने ये बिल पास हो गया, लोकसभा अगर सेशन में आती है तो लोकसभा में वो ऑर्डिनेंस को बुलाया जाएगा, ठीक है, और ऑर्डिनेंस को उस मतलब ऑर्डिनेंस को मतलब कहने का मतलब उससे रिलेटेड जो बिल था वो लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा अगर 6 वीक के अंदर, जब सेशन में आए उसके 6 वीक के अंदर अगर उसको रेटिफाई करती है, उसको बिल को वो पास करती है और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो एक्ट हो जाएगा। अगर
उस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो भी बिल है उस पर लोकसभा में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, तो ये अपने आप सेशन आया उसके 6 वीक के बाद ये खत्म हो जाएगा, विद इन 6 वीक, या उससे पहले भी लोकसभा अपना जब सेशन में आए तो इस ऑर्डिनेंस को खत्म करने के लिए बिल लाए या बिल लाकर इस ऑर्डिनेंस को टर्मिनेट कर सकती है। समझ में आ गया? इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि आज लोकसभा का सेशन खत्म हुआ, आज कल ऑर्डिनेंस लाया, तो अगला जो लोकसभा का सेशन होगा तो मैक्सिमम 2 सेशन में, मतलब किसी भी लोकसभा के या राज्यसभा के जब सेशन हो तो मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। 6 मंथ का गैप, ये माना गया कि चलो अब 6 महीना बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम, ऐसे 4 महीने में तो सेशन होना ही होना है, 3 महीने में, 2.5-3 महीने में ही सेशन होता है। जानते हो आप, विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, और एक और कौन सा सेशन होता है? विंटर हो गया, मानसून हो गया, और एक सेशन, ये नाम ध्यान में आ गया, कौन सा सेशन? ये बजट हुआ आपका, बजट का सेशन। हाँ देखो, तो कहा गया है कि 1-2 सेशन में कम से कम मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, तो इसलिए कहा गया 6 मंथ तो चलो मान लिया, तो 6 मंथ तक वो ऑर्डिनेंस इन फोर्स रहेगा। लेकिन ये भी कहा गया कि अगले सेशन जब भी हो, लोकसभा सेशन में आए, तो लोकसभा के सेशन के 6 वीक तक लोकसभा को टाइम दिया जाएगा ना भाई, कि आते ही आज सेशन हुआ, कल है जो वो बिल को ले आए, वहां भी डिस्कशन होगा, तो कहा जाता है मैक्सिमम 6 वीक। इसलिए एक ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम लाइफ होता है 6 मंथ 6 वीक का होता है। तो ये हुआ ऑर्डिनेंस का, तो ऐसे करके ऑर्डिनेंस लाया गया। तो ये ग्राउंड भी, सब इस ग्राउंड पर देखिए क्या क्या चैलेंज हुआ है मैं बता दूं। तो मेजॉरिटी रूलिंग इनवैलिडेटेड द, जैसे जजमेंट में क्या आया, जजमेंट में जो दिया गया कि मेजॉरिटी ने जो रूल किया, जजमेंट दिया क्या कि इनवैलिडेटेड बैंकिंग कंपनीज, आई ब्रैकेट में जो आपका एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट, इसको इनवैलिडेट किया, इस ऑर्डिनेंस को। अब ग्राउंड क्या क्या था, क्यों इनवैलिडेट किया इन जजों ने जो डिसीजन दिया, तो कोर्ट ने कहा कि एक्ट वायलेट आर्टिकल 14 एंड 31 प्रॉपर्टी वाली राइट पता है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो कानून के सामने सब बराबर है, कानून किसी से, कोई कानून के समक्ष ऊपर बड़ा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, ये कानून किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, कानून के समक्ष सब इक्वल हैं, और इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वली ट्रीट किया जाता है, और अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। तो अब बाकी आर्टिकल 14 के बारे में मैं डिटेल बता चुका हूँ। देखिए 14, 31 ये, एंड 19 के बारे में जो बताया ए ग्राउंड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब देखो 19(1) में कहा गया कि उस समय 19(1) के बारे में मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि किस किस ग्राउंड पर 19 में रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। राइट, ये आपका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, ऑक्यूपेशन, और ये प्रॉपर्टी जो चल रहा था किस किस ग्राउंड पर, ग्राउंड कुछ बताया था ना, कि सिक्योरिटी के लिए देखकर, पीस है ना, हार्मोनी को मेंटेन करने, इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, और कंटेम्प्ट के लिए, कोर्ट के कंटेम्प्ट की बात होती है तो उसको उस ग्राउंड पर, साथ में आपका गवर्नमेंट खुद, सरकार अगर मोनोपोली किसी ऑक्यूपेशन पर करना चाहती है लोगों की भलाई के लिए, तो ये सब ग्राउंड है। तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ये सब ग्राउंड पर, मोरालिटी के आधार पर ग्राउंड है कुछ कुछ, जिसके आधार पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन कर सकती है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये जो है। तो इस पे जो ग्राउंड कहा गया, कि ये ग्राउंड था क्या, कि कोर्ट डिटरमाइन दैट द एक्ट कंप्लाइज विद द प्रोविजन बिकॉज स्टेट इज ऑथराइज टू होल्ड एन एब्सोल्यूट मोनोपोली। किसी भी बिजनेस को पर एब्सोल्यूट मोनोपोली ये सरकार कर सकती है, मतलब सरकार खुद कोई बिजनेस कर रही है, और अल्टीमेट पर्पस क्या होगा, कि लोगों का वेलफेयर के लिए, तो सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। तो इस ग्राउंड पर ये नहीं कह सकते कि सरकार ये बिजनेस कर रही है, कपड़े का बिजनेस है, मिल पर सरकार मिल चला रही है, हमारा मिल तो बगल में है, सरकार तो लोगों को कम कम दाम पर बेचेगी कपड़ा, तो फिर मेरा मिल कैसे चलेगा। तो ये ग्राउंड आप नहीं करके, नहीं, ये ग्राउंड के आधार पर आप कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार चाहे तो लोगों को भलाई के लिए
किसी बिजनेस को कर सकती है, किसी बिजनेस पर मोनोपोली कर सकती है। तो इसको तो सही माना, बाकी ऊपर वालों को ए ग्राउंड रहा। अब देखिए उसमें कोर्ट सेड दैट गवर्नमेंट, यहाँ देखें, गवर्नमेंट ओनली फॉरबिड्स द 14 बैंक फ्रॉम द कंडक्टिंग द बैंकिंग ऑपरेशन विच वायलेट्स आर्टिकल 14 विच डील्स विद द इक्वालिटी। मतलब वही बात जो मैंने पहले बताया कि इक्वालिटी के अनुसार ओनली 14 क्यों और सब बैंक क्यों नहीं। और आर्टिकल 31 कंपनसेशन की बात करती है, तो यहाँ जो कंपनसेशन दिया जा रहा था कोई फेयर कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा था। जिनकी प्रोप्राइटी जा रही थी, जिनका मलकाना हक जा रहा था ये बैंक से। तो आर्टिकल 31 डील्स विद द कंपनसेशन, इन दिस केस फेयर एंड रीजनेबल कंपनसेशन वाज नॉट गोइंग टू बी गिवन। दस क्या किया, एक्ट वाज ओवरटर्न एंड इट अंडरस्कोर द कंपनसेशन मस्ट बी इक्विटेबल। मतलब जायज तरीके से, बराबरी तरीके से कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति जो हो रही है वो दिया जाना चाहिए। आप देखिए इस जजमेंट के बाद क्या हुआ, ये तो ऐसे एज ए जनरल नॉलेज की बात बताया, इतना हुआ, कोर्ट ने ओवररूल टर्न कर दिया। तो क्या बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ? आगे सरकार को क्या करना पड़ा उसके लिए देखें। फॉलोइंग द जजमेंट्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लेजिस्लेशन दैट कंप्लाइड विद द कोर्ट रिक्वायरमेंट। कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट थी कि फेयर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, लीडिंग टू द सक्सेसफुल नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स विद द एडुकेट कंपनसेशन टू शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्डर थे उनको एडुकेट कंपनसेशन दिया गया, और साथ में इसके लिए लेजिस्लेशन लाया गया। मतलब ये ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डिनेंस तो टेम्पोररी लॉ है, प्रॉपर पार्लियामेंट से लाकर पास करवाया गया। और उसको अब आप बोल सकते हो कंपनसेशन दे दिया, लेकिन फिर वही ग्राउंड हो जाना चाहिए था कि 14 को क्यों, बाकी क्यों किए नहीं। तो मैंने आपको बताया कि जब कोर्ट में इतना कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, उसको ओवररूल करने के लिए कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो दोबारा कोर्ट उस अगर कोई मैटर ले भी जाए उससे रिलेटेड, तो उसमें कोर्ट उलझती नहीं है। अदरवाइज कोर्ट को भी पता है कि मैं जजमेंट दूंगा, वो है जो उसको अगेंस्ट में लॉ बनाएगा, उस लॉ को मेरे पास फिर आया जाएगा चैलेंज करने के लिए, तो मैं कुछ और जजमेंट दूंगा, फिर वो ऐसे टसल चलते रहेगी। ऐसे सिस्टम चल नहीं सकता है। तो कोर्ट जनरली डिनाई कर देती है पिटीशन, तो लोग डालेंगे ही डालेंगे। आपको क्या लगता है पिटीशन लेके नहीं जाएंगे, लेकिन कोर्ट पिटीशन को डिसमिस कर देती है कि नहीं लॉ बन चुका है, तो नो यू आर सपोज टू फॉलो दिस रूल, दोबारा इंटरफेयर नहीं करती। तो ऐसे ये लाकर फिर से बैंक को, जो 14 बैंक की थी, उसको नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये था आपका कूपर केस और बैंक नेशनलाइजेशन केस, जिसमें जुडिशियल रिव्यू किया गया किसका, ऑर्डिनेंस जो पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट हो या कांग्रेस का गवर्नमेंट या कुछ भी गवर्नमेंट, हमें डजंट मैटर, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब है ये है, नेक्स्ट चल रहे हैं माधर और सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1970। देखें ये है क्या है, अब प्राइवेट पर्सेस के बारे में बोला था मैंने, थोड़ा बैकग्राउंड देख लें। इसको कहा गया है प्राइवेट पर्सेस एबॉलिशन केस भी बोला गया है। प्राइवेट पर्सेस क्या होता था, प्राइवेट पर्सेस में गवर्नमेंट एक अमाउंट है जो उन प्रिंसली स्टेट को दिया कर देती थी, डेजिग्नेट किया होता था अमाउंट सरकार की तरफ से, जो प्रिंसली स्टेट इंडिया में मर्ज हुए थे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक एग्रीमेंट होकर उनके साथ एक डिसाइड हुआ था कि आप इंडिया के साथ मर्ज हुई, इंडियन यूनियन में मिलिए, एंड गवर्नमेंट इसके बदले, चूंकि आपका राज्य मतलब सरकार के अंदर आ गया, मतलब इंडिया क्या आ गई, अब उस पर आप वहां के राजा रानी राजकुमार नहीं रहे, तो उसके अवज में या बदले में आपको गवर्नमेंट आपको पेंशन कह सकती, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन कह सकते, अमाउंट फिक्स था, जो भी अमाउंट था, अमाउंट किस आधार पर फिक्स था, कितना बड़ा राज्य है, वो राज्य का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, या उससे सरकार को टैक्स कितना आता है, सरकार को बेनिफिट कितना है, तो उस रेशियो में डिफरेंट प्रिंसली स्टेट के लिए अमाउंट फिक्स था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थे इसमें, इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन थे, अब और इसके लिए एग्रीमेंट प्रॉपर होकर ही वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुए थे, मर्ज हुए थे। तो जब अब उस समय इंदिरा गांधी जब का बार बार मैनिफेस्टो चल रहा था कि इससे हमारा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू जा रहा है उन प्रिंसली स्टेट को, अगर ये हम खत्म करेंगे तो ये पैसा देश के लिए यूटिलाइज होगा, देश के लिए मतलब अल्टीमेटली लोगों के पास पहुंचेगा, देश का विकास होगा। तो उनका इलेक्शन में भी ये मैनिफेस्टो था, तो इसलिए ये चाहते थे कि इसको हम प्राइवेट पर्सेस को हम एबॉलिश करते हैं।
क्लियर। देखो प्राइवेट फोर्सेस को एबलिश करने के बाद लेकिन देखिए इसके लिए पार्लियामेंट में बिल लाया गया, लोकसभा में तो पास हो गया हुआ, लेकिन बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। तो रीजन आप कह सकते हो कि राज्यसभा में बहुत सारे, जैसे अभी क्या है कि राज्यसभा में बहुत सारे ऑलरेडी रईस रहे बिजनेसमैन सब बैठे हुए होते हैं, राज्यसभा का टिकट वैसे मिल गया, तो राज्यसभा में ऑलरेडी बहुत सारे थे, तो क्यों चाहेंगे कि भाई कि वो राजकुमार अब तो नहीं रहे, लेकिन राज्यसभा में कहीं ना कहीं उनको, मैंने बताया था किसी को गवर्नर बना दिया गया था, तो कहीं का कुछ ना कुछ ऐसे बना दिया गया था, तो राज्यसभा में थे, या राज्यसभा में सब रईसों के साथ इनका तालमेल था, तो राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट ने सोचा है कैसे भी मुझे ये बोले खत्म करना ही करना है, तो बिल पास नहीं हो तो कोई नहीं ऑर्डिनेंस ले आते हैं, तो ऑर्डिनेंस लाया गया, तब उसको सबको देखेंगे कैसे कैसे चैलेंज किया गया। तो ये डेट ऑफ जजमेंट वो आसपास, और इसमें जो सीजीआई थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो इनका पीरियड टाइम पीरियड आप देख लो, तो मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह जो है ये इनके बाद बने हैं जयंती शाह, ये पहले थे, उसके बाद जयंती शाह बने हैं, उसके बाद सिकरी बने होंगे, उसके बाद आपका एन राय, फिर बेग साहब, फिर कौन, फिर चंद्रचूड़ साहब, फिर उसके बाद बने आपका ये आपका क्या नाम है, किन के बारे में मैंने बताया था इसमें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में या जुडिशियल एक्टिविटी, भागवती, जस्टिस पीएन भागवती वो बने सीजीआई। तो पीरियड इनका देख लिया। अब देखें एल्सो कॉल्ड प्राइवेट पार्ट्स एबॉलिशन केस कहा गया है, यानी ये वाला जो केस था हमारे उस केस से पहले मुझे डालना था, चाहिए था, ये बाद में डल गया, कोई नहीं। देखिए इसका बैकग्राउंड जो मैंने बताया वो है, फिर भी मैं आगे मैं यहाँ बता देता हूँ, देख लें। प्राइवेट पर्सेज वाले पेमेंट मेड टू द रूलिंग फैमिली ऑफ द अर्स्ट वाइल, उस समय के तत्कालीन प्रिंसली स्टेट चार्ज और किससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे इनको मिलते थे, एज पार्ट ऑफ दियर एग्रीमेंट टू द फर्स्ट इंटीग्रेट विथ इंडिया, इंडिया एक साथ इंटीग्रेट हुआ 1947 में इंटीग्रेट हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एंड लेटर टू मर्ज द स्टेट इनटू, पहले तो इंटीग्रेट हुए इंडिया के साथ से जुड़े, उसका तो मर्ज ही हो गए। तो इंटीग्रेट मर्ज का मतलब इंटीग्रेट मिल गए तो उनके अपनी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन जब मर्ज हो गए तो आज ये स्टेट के तौर पर मर्ज हो गए, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी हो जैसा ऐसा बना हुआ है, किसी स्टेट के साथ उनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। कोई किसी को महाराष्ट्र में डाल दिया गया, तो किसी को यूपी में डाल दिया गया, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के साथ उनको डाल दिया गया, किसी को राजस्थान के साथ मर्ज कर दिया गया। तो ये 1949 में देर बाय इंडिंग इनका रूलिंग राइट खत्म हो गया। ये देखें माधव राज सिंधिया, चेहरा कुछ मिलता जुलता लगता है कुछ। अभी जो सिंधिया है जो महाराष्ट्र के शायद पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए, तो उन्हीं के पापा दादा वाटीवर होंगे। तो ये है माधवराव सिंधिया। आई थिंक फेस पे काफ़ी हद तक कुछ कुछ मिलता है। ग्वालियर में इनका क्या है, ग्वालियर में फोर्ट तो है ही, फिर वहाँ एक जय विलास पैलेस, राजविलास या जय विलास पैलेस करके एक बड़ा सा इनका महल भी है, जिस पर आप गवर्नमेंट कंट्रोल कर रखी है। एज ए म्यूजियम के तौर पर लोग वहाँ जाते हैं, कुछ चार्ज भी लगता है, मैं भी वहाँ जा चुका हूँ। कुछ टिकट लगता है, फिर बाकी सब गार्ड वार्ड वो सब होते हैं, अंदर जाओ, कहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, कहाँ इनके महल थे, कहाँ बेड तलवार वलवार जो भी हो, सब अंदर लोग जाके घूमते हैं, देखते हैं। और अभी उसको सरकार कंट्रोल करती है। अब देखें ये हैं जस्टिस जिनका नाम हिदायतुल्लाह साहब हैं। अब देखें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नीडेड द स्टेट्स टू ओनली सीड। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, मतलब कहने का मतलब देखो इंडिया के साथ जब इंटीग्रेट किया गया, इंटीग्रेट हुए, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इसको बोला गया एक्सेशन नीडेड द स्टेट्स टू ओनली सीड क्या सौंपना, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन रिलेशन। ये तीन चीज इंडिया को इन्होंने सौंपा, जो ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट का उस पर कंट्रोल नहीं था। उस समय ऑलरेडी इनके ये जो तीन जो आप सब्जेक्ट हैं, इस पर किसका कंट्रोल था, अंग्रेजों का कंट्रोल था।
तो अंग्रेज को छोड़ देने के बाद फिर जब इंडिया के साथ इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन इंटीग्रेट हुए, तो ये कह रहे थे कि ऑलरेडी इस पर तो मेरा डिफेंस मेरी कम्युनिकेशन फॉरेन रिलेशन, डिफेंस जानते हो, पूरा सुरक्षा, बाहरी बॉर्डर को सुरक्षा देना, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करना, या तो टेलीफोन हो गया, लेटर उस समय टेलीग्राफ हो गया, लेटर हो गया, और तो ये कम्युनिकेशन का, उसमें इंटरनेट तो था नहीं कि कम्युनिकेशन वाली बात होगी। तो कम्युनिकेशन एंड फॉरेन रिलेशन, दूसरे के साथ रिलेशन क्या रखना है या ट्रीटी करना है, तो ऑलरेडी इन सब पर किसका, ब्रिटिशर का कंट्रोल था। तो ये चीज को इन्होंने इंडिया को सौंपा। एंड देखें, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वर इंट्रोड्यूस इन दी स्टेट, इन डेमोक्रेसी इन स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया। अब क्या है कि जो राजा हेरिडिटरी नहीं होंगे, अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन से जो भी चुनाव जीतेगा, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब का प्रोविजन जैसे डाला गया ऐसा हो गया। एंड इट वाज ओनली इन 1947 दैट दे वर फुल्ली मर्ज्ड विद इंडिया के साथ फुल्ली मर्ज हो गए, जो मैंने इससे पहले बताया। देखो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, आर्टिकल 362 रिकॉग्नाइज द पर्सनल राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द रूलर। रूलर को क्या पर्सनल अधिकार होंगे, प्रिविलेज होंगे, क्या इनको जैसे कि फैसिलिटी क्या इनको मिलेगा मर्ज होने के बाद, या कब तक मिलते रहेगा, क्या पैसे मिलेंगे, सिक्योरिटी क्या मिलेगा, Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी, गाड़ी की फैसिलिटी, टेलीफोन की फैसिलिटी, बाकी ट्रेवल करने का एक्सपेंडिचर, घर का एक्सपेंडिचर, क्या क्या महल का एक्सपेंडिचर, उसको मेंटेन करने के लिए ऑफिस का एक्सपेंडिचर, जो भी वो प्रोविजन होगा मेंशन था। ठीक है, फर्दर आर्टिकल 366 क्लॉज 2 डिफाइंड दैट पर्सन कुड बी कंसीडर रूलर एंड वुड बी इंटाइटल टू प्राइवेट पर्पसेस। तो उसको कहा गया प्राइवेट पर्पसेस, इसके लिए प्रोविजन ये हो गया। बस सब क्लॉज ये सब जानने की जरूरत नहीं, 362 366 में सब प्रोविजन था। तो 6 सितंबर 1970 को क्या क्या, प्रेसिडेंट पास्ड एन ऑर्डर, एंड ऑर्डर मींस ऑर्डिनेंस ही, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑल रूलर्स सीज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब रूलर, कोई भी रूलर रिकॉग्नाइज नहीं किए जाएंगे रूलर के तौर पर। ये हुआ यहां तक। अब देखो इसमें जजमेंट देखें, जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 1970 में इनिशियली क्या रूल किया, देखें, that president order to recognize the ruler and abolish private purchase was ultra wires and illegal beyond, मतलब प्रेसिडेंट का ये पावर नहीं है कि ये कर दे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और सिर्फ ऑर्डिनेंस ला के इसको आप कैसे खत्म कर सकते हो, एंड ये इलीगल है। अब देखें वही सब बात जो हर बार होती है, 19(1)(f) इनका प्रॉपर्टी है, इनका अधिकार है, इनका जीवन चल रहा है, कहीं ना कहीं ये इन्हीं का स्टेट था, इन्होंने बसाया था, इनकी प्रॉपर्टी थी, उसके बदले इनको पैसे मिल रहे हैं। तो ये वायलेट कर रहा है 91(1)(f), आर्टिकल 21 राइट टू लिव विद डिग्निटी, शान से रह रहे थे, इनका जिंदगी चल रहा था, जीविका चल रही थी, इस पर डिपेंड निर्भर है। तो न शान से भी नहीं अब रह पाएंगे, डिग्निटी के साथ नहीं रह पाएंगे, और लाइफ की बात हो गई इनकी। एक तो ये ग्राउंड है, 31 ये प्रॉपर्टी वाली तो जो बताया है, कंपनसेशन भी दे, और अब तो कंपनसेशन ही तो दे रहे थे अब तक ना, अब उसको ही अब छीन लिए। तो ये सब ग्रांट जो हर बार चलेगा। एंड विच गारंटी द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब किसी का प्रॉपर्टी को मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता, मतलब कानून के तहत ही और कंपनसेशन के द्वारा ही। तो ये जो है ऑर्डर लाया, ऑर्डिनेंस लाया, ये आर्बिट्रेरी है, कोई प्रॉपर तरीके से और ऑन द बेसिस ऑफ कोई कानून के हिसाब से, कानून के अनुसार ही आप डिप्राइव कर सकते थे, और कंपनसेशन वो भी नहीं है। ये ऑर्डिनेंस तो ऐसे ही था, ऑर्डर थी, मतलब ऑर्डर या ऑर्डिनेंस, तो ये था। तो अब देखो यहां हो गया, तो ये कहकर जो प्राइवेट पर्सेस को एबोलिश किया गया, वो एबोलिश किया गया। इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, ओवरटर्न कर दिया। तो क्या प्राइवेट पर्सेस एबोलिशन जो किया गया, तो एबोलिश नहीं हुआ। अब क्या किया, अब सरकार ने, ठीक है भाई, तो अब प्रॉपर बिल लाया गया, लोकसभा राज्यसभा को फोर्स किया गया, मनाया गया सबको, अब बिल लाकर पास करके एक्ट बनाकर प्राइवेट पर्सेस को एबोलिश कर दिया गया। विदिन 1 ईयर के अंदर ही एबोलिश कर दिया गया, समझ गए, कर दिया। अब देखो एबोलिश तो किया, तो इस जजमेंट में इतना ही था।
अब मैंने बताया कि फिर से बिल लाकर एक्ट बनाकर एबोलिश हुआ, एबोलिश किया गया, तो फिर कोर्ट में पहुंचेंगे, वो तो मैंने बोला कोर्ट में फिर चैलेंज होगा, कोर्ट में फिर चैलेंज किया गया, लेकिन अब केस खींच गई लंबा। ठीक है, वहां तो 70 में तुरंत तुरंत हुआ, तुरंत तुरंत कोर्ट में पहुंचा, मैटर पहुंचा, कोर्ट ने सुन लिया। अब है जो ये मैटर 71 के पास ही एबोलिश कर दिया गया था, आसपास एक 1 ईयर के पीरियड, केस कोर्ट में फिर पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते पहुंचते जजमेंट आते आते पड़ लग गए लगभग 23 ईयर, 23 नहीं तो आप 21-22 ईयर के ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो। अब आते हैं रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। ये यहां तक देखो। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ अब कोर्ट का बोलना, कोर्ट की आवाज अलग रहेगी, अलग। देखें इसमें क्या है कि ए डेट ऑफ जजमेंट क्या है, फेब 1993, एंड जजमेंट किनके द्वारा डिलीवर किया गया था, रत्नावेल पांडियन। तो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के जज, जो बेंच को लीड कर रहे थे, रत्नावेल पांडियन। बैकग्राउंड वही, ओवरकम द रूलिंग ऑफ द पढ़ाई पर एबोलिशन केस 1970, गवर्नमेंट पास द 26 अमेंडमेंट एक्ट। देखे अमेंडमेंट किया गया, एक्ट लाया गया, एंड दिस अमेंडमेंट एबॉलिश द प्राइवेट पर्चेस एंड प्रिविलेज इफेक्टिवली, जो था उसको एबॉलिश कर दिया गया, वो एक्ट ला कर, मतलब मैंने बोला 1 ईयर के आसपास। अब देखो इसमें क्या जजमेंट आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑन 4 फरवरी 1993। अब सुप्रीम कोर्ट बोलने की टोन देखे क्या रहता है, अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 26 अमेंडमेंट, यानी जो अमेंडमेंट किया गया ना 26 अमेंडमेंट, उसको अब है कि सपोर्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट। कैसे, क्या अब ग्राउंड देती है, तो उस समय से इनका बेचारे का प्रॉपर्टी जा रहा था 19F जा रहा था, राइट आर्टिकल 21 का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा था, 31 का, अब कहाँ गया, अब नहीं हो रहा है। अब देखो क्या सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देती है। Supreme Court later upheld the validity of this amendment, finding that it did not infringe upon the basic structure of the Constitution. ये जो प्राइवेट पर्सन का एबॉलिश किया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज, उल्लंघन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है। आप देखें, ये है प्रिंसली एरा फेयर्स इनटू हिस्ट्री न्यूज़पेपर में जो आया, प्रेसिडेंट विथड्रॉ रिकॉग्निशन एंड इमीडिएट एबॉलिशन ऑफ पर्सेस प्रिविलेज, चावला स्टेटमेंट राज्यसभा, ये सब का उस समय पीरियड चल रहा था। तो जो एक कब का है, जब एक्ट 1993 की बात नहीं है, जब एक्ट लाया गया ना एबोलिशन के लिए, उसके बाद का ये जो रिसेंट उस समय जब आया न्यूज़पेपर में जो मैटर चली, जो एक्ट लाकर एबोलिश कर दिया गया, वो बातें हैं, उसके लिए न्यूज में पब्लिश हुआ। तो लोकसभा बोर्ड प्राइवेट बिल एंड मेजोरिटी ऑफ 185 फॉर गवर्नमेंट एंड ऑल लेफ्टिस्ट पार्टी सपोर्ट मेजर एंड कंसेप्ट ऑफ रूलर। लेफ्टिस्ट तो सपोर्ट करेगी, लेफ्टिस्ट का क्या मतलब, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट का होता है कि सबको इक्वल स्टेटस दिया गया, इक्वलिटी की बात, प्रॉपर्टी को भी इक्वल बात बांटा जाए, सब प्रॉपर्टी पर भी, देश की संपत्ति पर लोग, सब लोगों का बराबर हक हो, कम्युनिस्ट का ये मानना होता है। तो कम्युनिस्ट तो सपोर्ट करेगी, किसी राजा महाराजा और अंडर प्रिविलेज और ओवर प्रिविलेज या ऐसी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट हो, कोई बड़ा छोटा की बात तो नहीं करेगी। अब देखो कम्युनिस्ट का ये होता है धारणा, ठीक है, वाकई में कोई 100% ऑफ कम्युनिस्ट नहीं है। क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगर इंडिया में है या कहीं भी है, तो उसमें जितने उसके मेंबर है सबके पास इक्वल इनकम है, इक्वल पैसे हैं, इक्वल प्रॉपर्टी है। ये इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी की बात करो ना, यहाँ के जो भी, मैं नाम नहीं लूंगा, कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी वो प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं या क्या बोल सकते हो, प्रेसिडेंट ही बोल सकते हो, तो क्या उनके पास या अदर जो उनके कार्यकर्ता है सबके पास इक्वल प्रॉपर्टी है, इक्वल पैसे हैं, और खुद वो कम्युनिस्ट इक्वलिटी की बात करते हैं, तो कोई भी 100% अब इक्वल कम्युनिस्ट नहीं है, जो पहले जो कम्युनिस्ट की जो फिलॉसफी होती थी। खैर उसमें तो हमें क्या चलना। हाँ, तो ये है पांडियन साहब, जो मैंने जज बताया था, जिन्होंने जजमेंट दी थी, और कुछ ग्राउंड दिया होगा, देखें। Court emphasized the inherent flexibility of the Constitution to adapt the changing social and political landscape। तो वही बात कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर है कि समय के अनुसार, सोसाइटी के चेंज बदलते हुए समय के अनुसार और राजनीति के बदलते हुए दृष्टिकोण से
इसमें बदलाव की ज़रूरत होती है, तो इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत है। एंड इट वाज ऑल्सो हेल्ड दैट, ये सब वर्डिंग जो है आप फैंसी फैंसी वर्ड सेंटेंस आप आंसर राइटिंग में लिखोगे। एंड और देखें, इट वाज ऑल्सो हेल्ड दैट सेड अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट किया गया डिड नॉट वायोलेट, किसको वायोलेट नहीं किया, 14, 19, 21 ये सबको वहां वायोलेट हो रहा था, लेकिन यहाँ वायोलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी के चेंजिंग सिनेरियो के हिसाब से, टाइम के चेंज के हिसाब से, सोसाइटी और पॉलिटिकल लैंडस्केप में इसका दृष्टि क्या लैंडस्केप का यहाँ मतलब हो जाएगा आपका, मतलब लैंडस्केप, हिंदी में तो भूभाग वैसे करना तो मुश्किल है, मतलब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें बदलाव हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी बदलाव की जरूरत पड़ती है। और ये जो पर्पस और सब ग्राउंड दिया कि पर्पस क्या था, लोगों के लिए था, कंट्री का ही, मतलब इसे मेजर जो है फंड उधर जा रहा था, डाइवर्ट हो रहा था जो फंड लोगों में, और सब बातें तो कही होगी, जो जो मैंने, ये तो सिर्फ लीगल पॉइंट और जो आपका आंसर राइटिंग में लिखना है उसको मैंने कोट किया है, अदरवाइज जजमेंट तो लंबा सारा बहुत सारा चीज है। और ग्राउंड यहाँ क्या दिया कि ये सबका यहाँ वैल्यूएशन अब नहीं हो रहा है, तो आपको भी लगेगा ना कि कभी कोई और क्या बोलते हो, या कोई कोई जज क्या बोलते हैं यार, कोई जज क्या बोलते हैं, मतलब उनको जब मन में बोलना होता है वही बात को कुछ ना कुछ ग्राउंड कर देते हैं। ये बात मैंने शुरू में, जब जैसे ही मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी तो उस समय ही मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे चीजें होती है, पर जजमेंट का मैंने नाम नहीं दिया था, नहीं बताया था। अब खुद जब जजमेंट देख रहे हो तो खुद आपको पता चलता है कोई जज क्या बोलते हैं, कोई जज क्या बोलते हैं, तो आपको कुछ कोई और कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, उसी बात को कोई अलग तरीके से बोलते हैं, उसी चीज को कोई सही ठहराते हैं, बाद वाला जज उसी को गलत ठहराते हैं। तो ये हुआ आपका ए। अब देखिए, ये जब जजमेंट हुआ ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे जो प्रिंसली एस्टेट वाले जो राजकुमार या उनके परिवार वाले जो थे, वो तो पुराने वाले जो प्रिंसली एस्टेट, वो तो मर गए, उनके बच्चों को मिल रहा था ये सब प्राइवेट परचेस, ऐसे बच्चे को जो भी पोता पोती को। कुछ जो प्रिंसली एस्टेट के लोग हैं, मतलब रूलर जो है या रिकॉग्नाइज जो रूलर का माना जा रहा था, वो इलेक्शन कंटेस्ट किए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए और जीते, जैसे सिंधिया फैमिली, वो इलेक्शन कंटेस्ट की और जीत कर पार्लियामेंट में आई। वैसे ही नवाब पटौदी सैफ अली खान के फादर, नवाब पटौदी, वो भी थे, नवाब से ही बिलोंग करते थे। उनका जो आई थिंक मैं बता दूं, वो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर भी रहे नवाब पटौदी, और क्या थे, मैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बने, कैप्टन भी रह चुके थे। तो उनको भी कोर्ट में, हालांकि ये जो वाले ये सब जो गए कोर्ट में, वो भी गए। तो ये जो आप एक नाम देख रहे हो ना, तो सिर्फ इतने ही लोग जो आप माधर और सिंधिया देख रहे हो, तो सिर्फ इन्होंने ही नहीं पार्ट से ये वो मतलब अपना केस ले गए, और भी लोग थे एंड अदर्स भी थे जो मैंने मेंशन नहीं किया है। तो वो भी एक पेटिशनर थे, उन्हें भी हार मिली, तो अल्टीमेटली वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट के, पर वो इलेक्शन में वो जीत नहीं पाए। वो शायद इधर ही गुड़गांव से ही कहीं से कंटेस्ट किया, तो वोट उनके उन्हें काफ़ी मिली, वो जीत नहीं पाए। और कुछ प्रिंसली एस्टेट के जो रूलर या रिकॉग्नाइज रूलर कहा जाते थे, कुछ जीते कुछ हारे, तो ऐसे चला। तो ये हुआ प्राइवेट पर्स एबोलिशन केस से रिलेटेड जो जो मैटर था, जो जानने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है। अब है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये एनजेएससी वाली केस आई थिंक मैंने एक बार रीड कर लो, मैंने हर चीज बता रखा है इसमें। तो कैसे एनजेएससी कब आया, चीफ जस्टिस एच एल दत्तू साहब थे, बैकग्राउंड क्या था, और हाँ कुछ अगर बताने लायक है तो मैं बता देता हूँ। कलेगियम सिस्टम को हाँ कुछ तो है, अच्छा लगता है, देखो हाँ यहाँ मैं बता देता हूँ। वहाँ मैंने बोल के बता दिया था, यहाँ एज ए नोट्स के फॉर्म में है, तो थोड़ा बता दिया जाए। फोर्थ जज केस कहा जाता है, इससे पहले फोर्थ जज केस है, तो यानी फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस हो चुके हैं, और ये फोर्थ जज केस है। तो देखें, फर्स्ट जज केस 82, 86, 93 ऐसे ऐसे पीरियड में फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस ऐसे ऐसे पीरियड में हो चुके थे। रफली मैं बता दूं, फर्स्ट जज केस क्या था। फर्स्ट जज में केस में जो हुआ था उसमें कहा गया था क्या
कि जो एग्जीक्यूटिव है या प्रेसिडेंट है, जो चीफ जस्टिस है, जो जो कंसल्ट करेंगे, तो उन जजेस के अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर के रिगार्डिंग, तो उनका कंसल्ट करने का काम है। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं कि चीफ जस्टिस के साथ उनके बातों के साथ, विचारों के साथ कंकरेंस हो, तालमेल हो। अगर मतलब जो चीफ जस्टिस एडवाइस करते हैं इनको, प्रेसिडेंट को, तो उनकी डिपेंड है, या तो एक्सेप्ट करें इनके एडवाइस को या तो ना करें। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो बाउंड टू उनको उनके एडवाइस को उनको फॉलो करना ही करना है। किसके लिए? जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। फर्स्ट जज केस में कोर्ट ने खुद बोला, यानी अपनी पावर को कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव को दे दिया। सेकंड जज केस हुआ तो उसमें कोर्ट क्या बोली कि नहीं, वो चीफ जस्टिस के सीजीआई के जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग है। प्रेसिडेंट इज बाउंड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जो रिकमेंड करेंगे वो उसको मानना ही मानना है। साथ में चीफ जस्टिस का अकेले का बोलना मानना नहीं जाएगा, उसके साथ दो सीनियर मोस्ट जो जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये तीनों का जो रिकमेंडेशन रहेगा वो प्रेसिडेंट को पास जाएगा। तीनों का रिकमेंडेशन, तीन जजेज का इसमें हिस्सेदारी होगी, जजेज के अपॉइंटमेंट ट्रांसफर के रिगार्डिंग। ये सेकंड जज केस। थर्ड जज केस जो था, थर्ड जज में कहा गया था कि सिर्फ चीफ जस्टिस है, दो सीनियर मोस्ट नहीं, कम से कम एक चीफ जस्टिस तो है, फोर्थ 4 सीनियर मोस्ट जजेज, मतलब टोटल 5 जज का बेंच होगा, 5 जज का कलीगियम होगा, और ये रिकमेंड करेंगे किसको अपॉइंट करना है, किसको ट्रांसफर करना है, और यहाँ पे रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगा। ये थर्ड जज केस था। और ये जो केस है फोर्थ जज केस है। आया फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस। इसको फोर्थ जज केस बोला गया। सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट का जो एसोसिएशन है, जिनका बार का जो एसोसिएशन है, तो उन लोगों ने ही अपने ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। सुप्रीम कोर्ट के जो हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं वकील होते हैं, तो उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में है या नहीं है। तो एक वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, उनका भी एक एसोसिएशन है जिसको बार का भी कहते हैं, और उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली। क्योंकि पिटीशन क्या था, ग्राउंड क्या था, अमेंडमेंट किया गया, मैं बता चुका हूँ कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके द्वारा फिर नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन का एस्टेब्लिश किया गया। इसका प्रोविजन क्या था, जो कलीगियम सिस्टम को खत्म कर देना, और इसमें जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसमें जो मेंबर जो होंगे एक सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 2 और मेंबर होंगे। उन 2 और मेंबर को अपॉइंट करने का काम जो होगा, नहीं, एक जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 सीनियर मोस्ट जज, एक लॉ मिनिस्टर, 4, एंड 2 और कौन होंगे, 2 और करने के लिए एक कमेटी बैठेगी, 2 और मेंबर को अपॉइंट करने के लिए। उसको बैठाने के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें 3 आदमी होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस। ये तीनों मिलकर उस 2 पर्सन के लिए अपॉइंट करेंगे। तो इनका बेसिकली जजेस का था कि इसमें, और साथ में ये भी था कि अगर इन जो 6 लोग का मेंबर होगा, 6 लोगों की जो कमेटी बनेगी, इसमें अगर किसी 2 लोग ने भी किसी के रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ ना बोला या हाँ बोला, इनको वीटो पावर होगा। वीटो का मतलब होता है मना कर देने का पावर। ये 2 लोगों ने, किसी 2 ने मना भी कर दिया तो उनको रिकमेंडेशन आगे प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ये जजेस को लगा कि कोई ना कोई बाहर से नॉन जुडिशरी बैकग्राउंड से आने की प्रोविजन होगी, एक लॉ मिनिस्टर और 2 कोई और भी, एंड हमारे इंडिपेंडेंस को, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म की जा रही है, तो इसमें इंटरफेयर किया जा रहा है। तो ये एट एनी हाउ ये चाहते नहीं थे। तो उसका बैकग्राउंड मैंने पहले बताया था ऑलरेडी, और चले इसके बारे में थोड़ा था। उसमें जो चीफ जस्टिस है HL दत्तू। देखो, मैं जज का नाम, सीजीआई का नाम ले रहा हूँ ना, कभी कभी एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम इधर जो हाल फिलहाल में आपके सीजीआई है 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर के अंदर, तो आपको पता ही रहना चाहिए कौन कौन से। जैसे देखो 12-13 के आसपास में पहले अल्तमास कबीर, P सत्सीवन रहे, फिर आपका रहे आपका HL दत्तू बने, फिर आपका आते हैं आपका जस्टिस ठाकुर बने, जस्टिस खेहर बने, फिर आपका आ जाएंगे दीपक मिश्रा बने, सॉरी
इससे पहले लोधा साहब आते हैं, लोधा साहब। फिर आपका बनते हैं खेहर बनते हैं, चीफ दीपक मिश्रा बनते हैं। दीपक मिश्रा के बाद आपका बनेंगे कौन, बनेंगे थोड़ा सीरियल गड़बड़ा गया, गड़बड़ाया थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ रिसेंट का जज, चीफ जस्टिस का नाम बता दूं, अल्तमास कबीर, पी सतशिवम, फिर फिर आपका आता है दत्तू या लोधा, ये आसपास के हैं, ठीक। थोड़ा बहुत आगे पीछे है। फिर आपका आता है जस्टिस, आपके आ जाते हैं लोधा हो गया, खेर हो गए। फिर हाँ, आपके आएंगे जस्टिस खेहर। फिर आपका आएंगे जब खेहर के बाद आएंगे हम, दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा के बाद आएंगे आपका कौन, दीपक मिश्रा से पहले आते हैं जस्टिस ठाकुर, ठाकुर, दीपक मिश्रा, जस्टिस बोबडे। फिर आते हैं जस्टिस रमना, फिर यू ललित, चंद्रचूड़, और अभी है संजीव खन्ना। तो ये जजेज रिसेंट के, मतलब रिसेंट क्या, मतलब रिसेंट 12-13 साल के जो चीफ सीजीआई बने, ये सब नाम है। थोड़ा बहुत में नाम कोई का आगे पीछे हल्का हो गया होगा, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन इधर रिसेंट के ये लोग रहे। देखिए बैकग्राउंड, कलेक्टिव सिस्टम ऑपरेशनलाइज सिंस सेकंड जज केस, सेकंड जज केस मैंने बता दिया। एंड फर्स्ट जज केस 82 का पीरियड है, सेकंड जज केस 93 का, एंड थर्ड जज केस शायद 99 का कुछ है पीरियड। तो अलाउज ए बॉडी ऑफ सीनियर जज लेड बाय, ये बता दिया मैंने, चीफ जस्टिस, एंड उसके अलावा सेकंड जज केस में 2 सीनियर मोस्ट, थर्ड जज केस में 1 सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेज, ये सब। द सिस्टम was designated to maintain judicial independence ऐसे by minimizing executive interference in judicial appointment. However, over the time के अनुसार कलेक्टिव सिस्टम फेस्ड क्रिटिसिज्म। देखिए कलेक्टिव सिस्टम में ये आलोचना किया जाए, क्रिटिसिज्म किया गया कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, लीडिंग टू कॉल टू रिफॉर्म की बात की गई। क्यों, मैंने बताया, देखा है कि बाप भी जज रहे हैं, बेटा भी बने, फिर है जो इसमें रिकमेंडेशन की बात होती है, कोई एग्जाम नहीं है। और ये जुडिशरी खासकर जो जज हैं, जिनके साथ इनका अच्छा बन रहा है, जो ज़्यादा चापलूसी कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा फेवरेटिज्म मिलता है। तो किसी को रिलीजन के आधार पर फेवर मिल जाता है, तो किसी को उस रीजन के आधार पर। तो कई बार देखा गया कि कुछ स्टेट से ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिलेक्ट हो रहे थे, तो उसी स्टेट के ज़्यादा हो रहे थे ऐसा। तो कहीं ना कहीं और सेम कोर्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि पहले से ये लोग हाई कोर्ट के जज रहते हैं या हाई कोर्ट के वकील रहते हैं, तो अगला नाम उनको सिलेक्ट करना है, तो पहले से दोस्ती आ रही जो चली आ रही, तो उसी को पहले ज़्यादा प्रीफर करेंगे, उसको लेंगे। है तो और भी जजेज, तो कोई एग्जाम तो नहीं हुआ कि कौन कितना ज़्यादा क्वालिफाई है। हाँ, ये देखा जाता है कि जितने जितने जजेज के, हाई कोर्ट के जजेज का मतलब जजमेंट हमारे पास आया, केस फिर से हमारे पास आया, ओपन हुआ, तो इसके आधार पर एक पता चल जाता है कि कितने जजमेंट पलट दिए गए। मतलब हमारे हाई सुप्रीम कोर्ट में वो सब जजेज, उनका केसेस जब हमारे पास आता है, उनका जजमेंट दिया हुआ, तो अगर बहुत लोगों का जजमेंट अजय पलटाया नहीं जा रहा, सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट अपहोल्ड कर रही है, इसका मतलब उस जज में टैलेंट है। यानी उस जज ने जो सोचा, जो बोला, हमको जब हमने भी केस को छाना, तो क्या मिल पाया कि इसमें मेरिट हुआ, जो जजमेंट दिया उन्होंने सही दिया है। तो ये पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कितना कैलिबर वाला है। और हर हाई कोर्ट का जज केस तो इनके पास सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना ही पहुंचना है, तो इन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, कौन बंदा कैलिबर वाला है, किसका जजमेंट कितना है, किसका नॉलेज कितना है, कितनी ब्रॉड थिंकिंग वाला है, ठीक है, इस पता चल जाता है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अच्छे क्वालिटी वाले होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि जो कम क्वालिटी वाले हैं उनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है, रिकमेंड उनका नाम आगे चला जाता है, वो हुआ है। तो ये सब देखते हुए कहा गया कि भाई ये तो सिर्फ क्वालिटी ना देख कर, ये तो कुछ और भी देखे जा रहे हैं। तो इस पर बात बार बार चल रही थी। और जो फैमिली वाला तो वैसे चल ही रहा है कि उनका बाप बने, तो कहीं ना कहीं अप्रोच रहा, पैरवी रहा, मतलब पकड़ रही कोर्ट में, और सब लोगों के साथ सब वैसे अल्टीमेटली क्या यार कि फिर जो आगे आएंगे उनके जूनियर रहेंगे या कोई ना कोई सीनियर रहेगा, ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट बना रहेगा और चलते रहता है। इसलिए रिफॉर्म की बात बार बार बात कही जा रही थी। ये है दत्तू साहब, एच एल दत्तू। और अब देखें
तो दिस एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ, जो है ऑलरेडी बता चुका, 99 मैंने लिखा नहीं यार, 99 लिखा था। टीएच देखो इतना छोटा, पता नहीं कैसे टीएच हो जा रहा है इसमें, जब स्लाइड में यहाँ आ रहा है तो छोटा होके आ रहा है, और जब लैपटॉप में खोलो तो लैपटॉप में तो सही दिखता है। देखिए तो ये सब जो है, अब जजमेंट इसमें क्या आता है, जजमेंट क्या दिया गया, देखिए जजमेंट में जो जजमेंट दिया गया 4:1। अब सोचो कि 4 लोगों ने सपोर्ट किया, एक लोग इसके जजमेंट के अगेंस्ट थे, मतलब अल्टीमेटली एनजेएससी को तो क्या किया गया, ओवरटर्न कर दिया, वाइड कर दिया गया, ठीक है, मतलब एनजेएससी जो बनाया गया इसको खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया नल एंड वाइड, नल कर दिया, इसको वाइड कर दिया, जो बोल सकते हो। 4:1 इन 4 जजमेंट को अपहेल्ड किया, एक अगेंस्ट में थे, एक क्यों अगेंस्ट में थे ये भी मैं बताऊंगा, एक कौन अगेंस्ट में थे ये भी मैं बताऊंगा। देखिए ये मेजोरिटी ने क्या हेल्ड किया, एनजीएससी वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक लगा दो कहीं भी ये लाइन कोट कर दो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये बेसिक स्ट्रक्चर, इसको आप क्या कर वायोलेट कर रहे हो। तो मेजोरिटी ओपिनियन गिवन बाय डिलीवर बाय, तो जजेस थे, तो यहाँ जजेज में थे खेर साहब, यार इसमें एक मिनट, जस्टिस जे खेर साहब, मदन बी लोकुर, कुरियन जोसेफ एंड ए के गोयल। तो इसमें जो दत्तू साहब मैं बता दूं, उस समय के चीफ जस्टिस थे, सॉरी यानी बेंच में ये नहीं थे, सीजीआई भले थे लेकिन ये बेंच में नहीं थे, जो कोर्ट जो बेंच सुन रही थी ना उस बेंच में ये नहीं थे, दत्तू साहब नहीं थे उसमें, सीजीआई भले थे, बेंच में कौन थे, खेर साहब, खेहर साहब लोकूर साहब, यानी दत्तू साहब के बाद जो सीजेआई बने थे वो खेहर साहब बने थे, यानी दत्तू साहब से पहले कौन थे, लोधा साहब, जस्टिस लोधा दत्तू साहब से पहले थे। अब सीरियल नंबर में आ जाएगा, दत्तू साहब से पहले थे लोधा साहब, और लोधा साहब से पहले कौन होंगे, सतशिवम, सतशिवम नहीं, लोधा साहब से पहले होंगे ये जस्टिस ठाकुर, उनसे पहले होंगे सतशिवम, सतशिवम से पहले होंगे अल्तमास कबीर, ये होगा, या कोई एक और थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ होगा, उतना डजंट मैटर, बस ये पता है कि हाल फिलहाल के सीजीआई कौन थे। देखें तो खेहर साहब, लोकूर साहब, एक कुरियन जोसेफ, तो जोसेफ भी, कुरियन जोसेफ का नाम पहले से भी बता चुका हूँ, एक ही गोयला आदर्श कुमार, एंड जो अगेंस्ट में थे जस्टिस चलेमेस फॉर डिसेंटेड, ये इनका ओपिनियन डिसेंट किया, मतलब इससे इस जजमेंट से बैड रखा, मतलब मतभेद था इनको, इनका मत मिला नहीं, इनका मतलब ये इससे सपोर्ट में नहीं थे। कोर्ट ने क्या माना पहले मैं बताऊंगा आगे फिर से। कोर्ट एक्नॉलेज दैट इट्स डेफिशिएंसी एंड कोर्ट नॉलेज इट्स डेफिशिएंसी, इसमें कमियां हैं, एंड कॉल फॉर रिफॉर्म टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। तो कोर्ट ने माना कि एनजीएससी में कुछ कमियां हैं, माना, लेकिन कहा कि ठीक इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी लाने की जरूरत है। बोल खाली बोल दिया, कैसे किया जाएगा वो सब आगे कुछ बात नहीं है। हाँ इसमें थोड़ा बहुत माना, हाँ इतने सारे लोग पिटिशनर, मतलब जब काउंसिल आर्गुमेंट कर रहे होंगे तो बहुत सारे बातें बोल रहे होंगे, तो हाँ हाँ ओके ओके इसमें है, चेंज किया जाना चाहिए, लेकिन कलीगियम सिस्टम को खत्म नहीं किया, नहीं ये रहेगा, एनजीएससी को नल कर दिया। तो एंड ये देखें खेर साहब बी, एम बी लकूर एंड कुरियन जोसेफ, आदर्श कुमार गोयल, एंड ये है जस्टिस चलेमेश्वर। अब ये क्यों डिसेंट किए, अगर कुछ और आगे है नहीं, जजमेंट यही खत्म हो जाती है। अब मैं बता दूं, देखें जस्टिस चलेमेश्वर आंध्रा के जज थे, आंध्रा हाई कोर्ट के, हाँ ये सीनियरिटी वाइज देखा जाए ना तो इनके बाद जो बने थे दीपक मिश्रा बने थे, इनका बहुत पहले से नाम था कि इनको एज ए सीनियरिटी बेसिस पर भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, परफॉर्मेंस बेसिस पर, लेकिन जानबूझ के इनके जो अपॉइंटमेंट को डिले कर दिया गया, और पहले अपॉइंटमेंट किसको दे दी गई, जस्टिस दीपक मिश्रा को। अब इनको था भाई कि भाई उतना दिन से सब कोई को पता है कि मेरा अपॉइंटमेंट, मैं आगे भी हूँ, सीनियर भी हूँ, मेरा परफॉर्मेंस अगर कुछ भी देखा जाए तो वो है, लेकिन जानबूझ के मेरे अपॉइंटमेंट को विथहोल्ड कर दिया गया, डिले कर दिया गया, और पहले अपॉइंटमेंट उनको कर दिया गया। अब है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी आपकी एज के हिसाब से और कितने साल से आप जुडिशियरी में, उसके आधार पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कब आए हो उसके हिसाब से सीनियरिटी देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा पहले आए, तो नंबर जब बनने का था चीजें आए, अगर ये उस टाइम में ये आ गए होते, हालांकि दीपक मिश्रा इनसे जूनियर थे, ऐसे सर्विस मैटर में भी देखा जूनियर थे,
लेकिन इनका डिले अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे दीपक मिश्रा को पहुंच पा रही वाट एवर रहा हो, आई डोंट नो, मुझे इससे मतलब नहीं है। इसलिए इस बात से इनको देखो, कोई पेन कितना, कोई दर्द कितना दर्दनाक है वो उसी को पता है जिसने उस दर्द को झेला है। जो झेला है उसी को महसूस किया है, उसने जिसने महसूस किया उसको ही पता कि एक दर्द कितना दर्द भरा है। जिसने झेला ही नहीं उसको क्या पता। तो जिन्होंने देखा ही नहीं उनको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन्होंने इस चीज को, इसका सफर किया ना, उनको पता था, इसलिए इस चीज से अगेंस्ट करते थे। नहीं भाई एनजेसी सब चापलूसगिरी है, सब है जो पहुंच पैरवी ये सब देख ये सब है। तो ये सब चीज से बिल्कुल नाराजगी थे। इन्होंने ये एनजेसी को एबोलिश करने की ही बात की और थोड़े कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात की और एनजेसी को अपहोल्ड किया। लेकिन ये 4 मेजोरिटी में 4 जो बोलेंगे वो होगा ना, क्योंकि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में मेजोरिटी के बेसिस पे होता है। कितने लोगों ने 3:1 4:1 ऐसे से आता रहता है। तो इस कारण से चलमेश्वर साहब में ये नाराजगी, एक गुस्सा था और ये जजमेंट में भी इस गुस्से को उन्होंने दिखाया भी। अब ऐसा रिवेंज भी नहीं कर सकते। रिवेंज क्या, गलत तो इनके साथ हुआ ही और कुछ तो डिमेरिट रहती है इसमें कॉलेजियम सिस्टम में। क्वेश्चन है इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज एट, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया दिया था। रिव्यू ऑफ द जजमेंट, एक तो वो होता है कोर्ट अपने ही जजमेंट का रिव्यू करता है, एंड ए है तो जुडिशियल रिव्यू होता है। मतलब कितना चर्चा हो गया। ये ऑप्शन क्या है ये पहले भी डिस्कस है, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन देखोगे इसमें मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, वो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। में पता नहीं ये है बारकोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी